2 साल बाद वो कोमा से जागी थी। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी जब अपने वजूद पर भारी किसी मर्दाना हाथों ने उसे चौकन्ना कर दिया। कमरे में अंधेरे की वजह से वो डर गई और रोने लगी। कौन हो तुम? लुबना डरते डरते बोली। इतनी जल्दी भूल गई जाने मन? जोहान शाह गंभीर अंदाज में बोला था। नहीं जानती मैं तुम्हें, दूर रहो तुम मुझसे, घटिया इंसान। लुबना रोते हुए सिसक कर बोली थी। जब तुम मुझे जानती नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता कि मैं घटिया इंसान हूँ? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। ये कहते ही जुहान लुबना को अपनी बाहों में कैद कर गया था। लुबना बहुत ज्यादा डर गई थी। 2 साल पहले जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में कूद गई थी, आज वही इंसान उसके पास लेटा उस पर शिद्दतें लुटा रहा था। आखिर कौन था ये इंसान जिसने लुबना को ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था? अस्पताल के एक कमरे में उदासी छाई हुई थी। बेड पर पड़ी हुई बॉडी पिछले 2 साल से कोमा में थी। 2 साल से वो जरा भी नहीं हिली थी। डॉक्टर इतने मायूस हो गए थे कि उन्होंने इस कमरे का चक्कर ही लगाना बंद कर दिया था। लेकिन कोई था जो छुपकर वहां आता था और इस बात से पूरा हॉस्पिटल अनजान था। वो अपने आप को छुपाया हुआ था। यही वजह थी कि कोई ना तो उसे जान पाया था और ना ही उस पर नजर रख पाया था। वो एक छलाया था जो पानी के बुलबुले की तरह एक पल में गायब हो जाता था। बिल्कुल ऐसे रफू चक्कर हो जाया करता था कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता था। कमरे में गहरी अंधेरी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। सुबह सफाई वाला सफाई कर कर चला गया था। कमरा चमचमाया हुआ था, लेकिन कुछ अजीब सी फिजा हो रही थी। फिर एक ही दम उस कमरे की खिड़की बाहर से खुली और ताज़ा हवा के झोंके कमरे में आए थे। वो इंसान चेहरे पर मास्क लगाए हुए एकदम से कमरे में कूद गया और कोई उसे देख न ले, इसलिए उसने जल्दी से खिड़की भी बंद कर दी थी। ताजगी भरी हवा नाराजी जताते हुए दूर हुई थी। वो कमरे के अंदर आ गया। नाक पर मास्क लगे होने की वजह से उसे ज्यादा बदबू नहीं आई थी, मगर कमरा जलोर से भरा हुआ था। सुबह सफाई वाला जमीन की सफाई कर कर जा चुका था, मगर बाहर से अगर कोई इंसान इस कमरे में आए तो उसे अजीब सी डस्ट महसूस होती थी। वहां की बदबू, ऐसा लगता था कि दोबारा सांस नहीं ले पाएगा। मगर वहीं पर बेड पर पड़ा वो वजूद 2 सालों से सिर्फ सांसें ले रहा था। वो इंसान धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस बेजान वजूद के पास आया। सिर्फ उसकी सांसें जो साबित कर रही थी कि वो जिंदा है। मगर 2 साल पहले मगर 2 साल पहले ही लोगों ने समझ लिया था कि वो मर चुकी है। कब तक सोती रहोगी स्लीपिंग ब्यूटी? वो उसके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा, मगर उस बेजान वजूद पर कोई असर नहीं हुआ। वो पागलों की तरह घूर कर उसे देख रहा था, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। काफी देर तक वो उसे देखता रहा, यहाँ तक कि 15-20 मिनट गुजर गए। उसकी घड़ी का अलार्म भी बज उठा था, जो उसे याद दिला रहा था कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। इसका सेक्रेटरी इसको इस कमरे में आने से रोक रहा था। यही उसकी ड्यूटी थी। अगर कोई इस कमरे में आने भी लगता तो वो फौरन अपने बॉस को खबर कर दिया करता था। अलार्म बजता रहा, मगर वो वहां से हिला भी नहीं और बल्कि उस वजूद के बराबर में लेट गया। उसके माथे को चूमते हुए उसकी बाहों की गर्मी को महसूस करने लगा, मगर वो बेजान वजूद ऐसे ही पड़ा रहा जैसे सच में मर चुका हो। वो माथे से होता हुआ नाक तक आया, जहाँ एक लौंग जमी हुई थी। ये देखकर वो मुस्कुराने लगा। इस लड़की की नाक छिदी हुई थी, मगर वो लौंग नहीं पहने हुई थी। 6 महीने पहले ही इसकी सालगिरह पर ये लौंग पहनाई थी। ये लड़की तो इस बात से भी अनजान थी। उसके नाक को छूते हुए उसके होठों पर आया और उसकी सांसों को रोकते हुए होठों को अपनी कैद में ले गया। उसको महसूस कर रहा था कि जिंदा है या नहीं, वरना धीरे धीरे डॉक्टरों की तरह वो भी मायूस होता जा रहा था। उड़ते हुए जैसे ही वो दूर हुआ तो इस लड़की में जरा सी भी गर्दिश नहीं हुई थी। वो बस पड़ी हुई थी। वो आंखों को उंगलियों से साफ करते हुए दोबारा इस लड़की को अपनी बाहों में भर गया था और अपने हाथों से उसके जिस्म को सहलाने लगा।
जैसे वो महसूस कर रही हो, मगर उसे नहीं उठना था। वो ऐसे ही पड़ी रही। नकाबपोश ने उसके गालों को छुआ और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वो पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन को चूमने लगा। वो कितने ही दिनों से ये हरकत कर रहा था, मगर उस वजूद में कोई बदलाव नहीं आया था। लुबना इस इंसान से पूरी 10 साल छोटी, वो बड़े प्यार से इस मासूम को देख रहा था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अगर उस रात वो सब ना हुआ होता, तो आज शायद ये लड़की बिल्कुल ठीक और जिंदा होती। मगर इस वक्त वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उठ जाओ ना प्लीज। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। 6 फीट का वो मजबूत हाथ उसके गाल पर फेरते हुए बोला और रोने लगा। उसने लुबना के चेहरे पर और गिरा। थोड़ा सा उस लड़की के चेहरे का हाव भाव बदला था, मगर जुहान देख नहीं पाया। वो उसके करीब होते हुए अपने हाथ लुबना के हाथों में कसते हुए उसे अपनी बाहों में भर गया। तो लुबना के छोटे छोटे हाथों में जरा सी हलचल हुई तो वो चौंक गया। उठकर सीधा बैठ गया। देखा तो उसकी उंगलियां हिल रही थीं। बस जागना ही बाकी रह गया था। वो खुश हो गया, मगर भागते हुए डॉक्टर को नहीं बुला पाया, बल्कि पुरजोश होकर उसको देखने लगा। वो हल्के से अपना हाथ हिला रही थी। उसी के साथ उसने खुलती बंद होती आंखों के साथ वो नज़ारे देखे कि तभी वो आंखें मूंद गई। वो उसे देखकर मुस्कुराया। वो उसके सामने थी, जिंदा और सही हरकत करती हुई। 2 सालों से उसको बेजान देखकर उसकी जान पर बनी हुई थी। वो दोबारा लेट चुकी थी। शायद उसका जिस्म सुन्न हो गया था। वो दोबारा हिलजुल नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी यही वजह थी कि वो बिस्तर पर लेटकर दोबारा सो गई। वो भी उसके बराबर में ही लेट गया। वो बहुत खुश था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। आखिरकार उसका सब्र आज जाकर पूरा हुआ था। तो उसकी कमर पर उंगलियों से कुछ लिखने लगा। वो लड़की कभी आंखें खोलती तो कभी बंद कर लेती। आज 2 साल बाद वो जागी थी और इस आदमी को अपने पास देखकर थोड़ा डर भी गई थी, मगर उसका दिमाग अभी तक पूरी तरह नहीं जागा था। वो अजीब सी थकावट महसूस कर रही थी, जिस्म को हिलाना चाह रही थी, मगर हिला नहीं पा रही थी। कैसी हो स्वीटहार्ट? वो उसके कानों में उसको सेट हुए कहने लगा और अपने होठों से उसके कान को चूमने लगा। वो कांप कर रह गई थी। वो बेहोशी में भी इसकी चुमन से घबरा गई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या मुझे भूल चुकी हो? मुझे यानी अपने जुहान को? वो मदहोश होते हुए उसके जिस्म के एक एक अंग को चूमते हुए बोला था। तो वो एकदम से चौंकी और जिस्म नहीं हिला पा रही थी, मगर वो देख सकती थी कि वो आदमी उसके बेहद करीब था, मगर वो उसे पहचान नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। कौन हो तुम? वो हकलाते हुए बोली थी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आ रही थीं। कहा ना, नहीं जानती मैं तुम्हें। वो बहुत बदतमीजी से चीखते हुए बोली थी। अपनी टांगें नहीं हिला पा रही थी और उसकी टांगों का वजन उसको बहुत भारी सा लग रहा था। वो रोने लगी। इतनी जल्दी भूल गई जाने मन तुम मुझे? गंभीर अंदाज में बोला था। तो अचानक उसकी आंखों के सामने कई नज़ारे एक फिल्म की तरह चलने लगे। डर के मारे वो अपनी आंखें मीच कर रह गई थी, जबकि वो उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। नहीं जानती मैं तुम्हें। दूर रहो तुम मुझसे, घटिया इंसान। वो सिसकते हुए चीखकर बोली थी। जब तुम मुझे नहीं जानती, तो तुम्हें ये कैसे पता कि मैं घटिया इंसान हूँ? बस बहुत हो गया अब, और नहीं। ये कहते हुए वो उसे अपनी बाहों में भर गया था। वो तड़प कर रह गई थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी मौत को गले लगा लिया था। आज वही इंसान उसकी बाहों में लेटा था। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम सारी जिंदगी भी मेरे पैरों में बैठे रहोगे, मैं तब भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो चीखते हुए सब बोल रही थी। कमरे के बाहर खड़ा जोहान का सेक्रेटरी बाहर मामले को संभालने में हलकान हो रहा था। तभी बाहर से दरवाजा पीटा जाने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लोग दरवाजा ही तोड़ देंगे। लुबना रोते हुए लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी, मगर उस पर हावी होता हुआ उसके होठों पर अपने होठों को कैद में ले गया। वो चाहकर भी खुद को उससे नहीं बचा पा रही थी। वो हटा और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वहां से उठा
और बाहर की तरफ निकलता गया। वहां से निकलते वक्त उसने किसी के नंबर पर मैसेज छोड़ा था। सेक्रेटरी वो मैसेज सीन करते ही वहां से निकलता चला गया। अस्पताल के स्टाफ उस कमरे में आए। वो ठीक हो चुकी थी, मगर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी गर्दन और होठ पर निशान जोहान की शिद्दतों की गवाही दे रहे थे। वो रोते हुए एक फीमेल डॉक्टर से लिपट गई तो वो उसके बाल सहलाते हुए उसे तसल्ली देने लगी। आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था? यहाँ पर कौन आया था? ये पूछने के लिए डॉक्टर उससे अलग अलग सवाल पूछते रहे, मगर डर के मारे वो रोती रही। उसके घर कॉल करने के लिए भी डॉक्टर के पास नंबर नहीं था। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर उसकी फाइल लिए कमरे में आई तो उस पर नंबर लिखा हुआ था। उन लोगों ने बिना कोई देर किए उस नंबर पर कॉल कर दी। एक लग्जरी रूम में वो मोबाइल बज उठा था। फौरन से कॉल उठाई गई। आपकी बेटी को होश आ चुका है, इन्हें यहाँ से ले जाइए। कुछ रिपोर्ट आनी है, वो आ जाएंगी तो हम इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर उन्हें जानकारी देते हुए बोले तो जो ये सब कॉल पर खड़े होकर सुन रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो हाथ में घड़ी पहनते हुए कमरे से निकलते गए। लेकिन वो नहीं जानते थे एक बार फिर अपनी बेटी को खो देंगे। डॉक्टर, आप मेरा इंतजार करिए, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, वो डॉक्टर से कहते हुए बोले। मगर उम्र कहाँ इतनी तेज तेज दौड़ने की इजाजत देती थी। लेकिन बेटी से मिलने की ख्वाहिश ने हर बीमारी की परेशानी छीन ली थी। यहाँ तक कि वो अपने घुटनों का दर्द भी भूल चुके थे। वो हाफते हुए गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। मुझे इकराम खान ने भेजा है। कहाँ है उनकी बेटी? एक आदमी ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने हुए अस्पताल में पहुंचा तो सीनियर डॉक्टर ने उसे सवालिया नजरों से घूरा, क्योंकि वो जानते थे इकराम खान का भेजा हुआ ड्राइवर नहीं है। क्योंकि अभी तो उनकी खुद इकराम खान से बात हुई थी। लुबना की फाइल खो गई थी। ये तो पर वाले की तरफ से था कि उसकी फाइल भी आज ही मिली थी और उसको होश भी आ गया था। उनके पापा उन्हें ले गए हैं। सीनियर डॉक्टर झूठ बोलते हुए उसे कहने लगे तो वो इंसान वहां से निकलता चला गया कि तभी इकराम खान की एक डॉक्टर के साथ एंट्री हुई तो सीनियर डॉक्टर की उन्हें देखकर जान में जान आई। इकराम खान का किसी और डॉक्टर से साथ लुबना को लेने आना ये सीनियर डॉक्टर को खटक रहा था, मगर वो फिलहाल चुप रहे। लुबना के कमरे की तरफ चले आए। जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर सर पकड़े हुए खड़े थे। नर्स भी वहां नहीं थी। वो जो कोई भी था लुबना को लेकर जा चुका था। डॉक्टर का फटा हुआ सर इस बात की गवाही दे रहा था। ये देखकर इकराम खान का खून खौल गया। डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बेटी? इकराम खान गुस्से से चीखते हुए बोले तो डॉक्टर सहम कर रह गए। अभी अभी तो वो उसे बिल्कुल ठीक छोड़कर गए थे। डॉक्टर साहिबा, लुबना कहाँ है? सीनियर डॉक्टर ने लेडी डॉक्टर से पूछा तो वो तेजी से आंसू साफ करते हुए अपने माथे पर हाथ रख गईं, जहां तेजी से खून बह रहा था। तो तभी सीनियर डॉक्टर ने जल्दी से डॉक्टर की पट्टी की तो उन्हें पता चला कि कोई नकाबपोश आकर लुबना को अपने साथ ले गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी उस नकाबपोश का चेहरा नहीं दिखाई दिया। ये सुनते ही इकराम खान फौरन वहां से भागे तो डॉक्टर स्ट्रगल बैठ गए। वो जानते थे कि इकराम खान अपनी बेटी के गायब होने का बदला अब जरूर इन हॉस्पिटल वालों से लेने वाले हैं। जी बस, भाभी को लेकर आ रहा हूँ, ड्राइवर ने जोहान से कहा तो जोहान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था और फिर जैसा उसने चाहा था वैसा ही तो हो रहा था। ठीक है, जल्दी से इस बंगले पर लेकर आओ और हाँ, अगर इसे जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जोहान चिल्लाते हुए ये बोला था तो वो सहम गया और कॉल कट कर दी। गाड़ी की पिछली सीट पर लुबना बेहोश पड़ी थी और उसका पूरा ध्यान लुबना के ऊपर ही था, जैसे वो कहीं गायब हो जाएगी। वो बंगले पर पहुंचते ही बाहर आया और जोहान को बुलाया। जोहान मगरूर चाल चलते हुए आया और लुबना को अपनी बाहों में उठा लिया। किसी कीमती खजाने की तरह उसे उठाता हुआ अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। डॉक्टरों की वजह से कबीर बहुत परेशान हुआ था, मगर इस लड़की को अपने सामने लेटा देखकर वह अपने होश खोता जा रहा था। मगर इस लड़की को भी अब होश में लाना जरूरी था। इसलिए पानी के जग की तरफ बढ़ा और लाकर उसके चेहरे पर पानी की छींटे करने लगा।
उसने जैसे ही ज़ुहान को अपने सामने देखा तो डरकर बाथरूम की तरफ भागने लगी, मगर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले आया और लाइट्स ऑफ कर दी। वो उसकी बाहों से निकलने के लिए फड़फड़ाकर रह गई थी, लेकिन वो अब की बार इसे छोड़ने वाला नहीं था। पूरे 2 साल उसने उसके जीने का इंतजार किया था, अब उसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता था। 2 साल पहले, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? वो इस वक्त शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़ा करोड़ों की डील्स कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। मीटिंग में होने की वजह से उसने हल्के से निकालकर अपना मोबाइल देखा। सामने लिखा मैसेज को देखकर वो मुस्कुराया और फिर अपनी मीटिंग की तरफ बिजी हो गया। प्लीज जवाब तो दीजिए। एक और मैसेज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो कोई टीनेजर नहीं, 30 साल का सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो 2 महीने से इस लड़की को इग्नोर कर रहा था। अब तक तो वो उसे ब्लॉक भी कर चुका था, मगर वो दूसरे नंबर से बराबर उसे मैसेज कर रही थी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस मैसेज ने तो उसे गुस्से से लाल कर दिया था। इतनी बेशरम लड़की की तो वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था। हालांकि वो कई साल लंदन में रहा था, मगर फिर भी उसे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी। दोबारा मुझे तुम्हारा कोई मैसेज ना आए, गुस्से वाला इमोजी भेजकर वो वापस से मीटिंग की तरफ बिजी हुआ था। मीटिंग का बाकी हिस्सा इसका सेक्रेटरी कर रहा था। आप बस मुझे एक बार मिल लें, ऊपर वाले की कसम, फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। रोने वाले इमोजी के साथ वो मैसेज उसकी स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। वो डरकर अपने आसपास के लोगों को देखने लगा। सभी लोग मीटिंग में बिजी थे, किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं था। तभी उसने अपना फोन साइलेंट पर कर दिया। वो बार बार मैसेज की वजह से परेशान हो रहे थे और ये डील उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, और अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूँगी। और आखिरी वाले मैसेज पर तो उसका दिमाग घूम गया था। वो किस तरह की लड़की थी? एक लड़की होकर ऐसी बातें कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ज़ुहान शाह को ये मैसेज करने की? सरदार साहब, शादी का क्या प्लान है? अचानक उसका दोस्त आतिफ उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तो ज़ुहान ने उसे घूर कर देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ज़ुहान शाह को ये मैसेज करने की? ज़ुहान साहब, शादी का क्या प्लान है? अचानक उसका दोस्त आतिफ उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तो ज़ुहान ने उसे घूर कर देखा और वापस से मीटिंग की तरफ बिजी हो गया। मगर वो हंसने लगा। बहुत सारे बिजनेसमैन ने इन दोनों को घूर कर देखा था। वो दोनों सीरियस होकर बैठ गए और मीटिंग पूरे होते ही वो दोनों अपने ऑफिस चले आए। ये तो मीटिंग के टाइम पर इतना ब्लश क्यों कर रहा था? आतिफ ने ज़ुहान के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला था, तो गुस्से से वो उसे घूरने लगा। यार, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। वो ये कहते हुए आगे बढ़ गया, मगर आतिफ भी कहाँ इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला था। यार सच सच बता, छुप छुप कर किससे बातें कर रहा था? मुझे सिंगल रहने के फायदे बताकर खुद मिंगल होने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो तेरी भी नहीं होगी। आतिफ ज़ुहान के पीछे आते हुए तेज आवाज में बोला था। तो बहुत सारे स्टाफ के लोगों ने उन दोनों को देखा था। ज़ुहान ने उसे घूर कर देखा और फिर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया, मगर आतिफ भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो उसके पीछे पीछे गया और बोला, सच सच बता, किस लड़की से बात कर रहा था? और अगर वो लड़की, तो उसके मैसेज दिखा मुझे जो तू शर्मा शर्मा कर देख रहा है। आतिफ ज़ुहान के सामने रखे टेबल के ऊपर बैठते हुए कहने लगा। तो इस बगैर मैनर्स के इंसान को ज़ुहान ने घूर कर देखा था। इसके अलावा ज़ुहान और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो ना सिर्फ उसके बचपन का दोस्त था, बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था। तू पहले नीचे उतर। तेरे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज भी है या नहीं? अंकल को देखकर लगता ही नहीं कि तू उनका बेटा है। ज़ुहान ने बहुत गुस्से में बोला था। एक तो उस लड़की ने परेशान कर रखा है, और अब आतिफ के सवालों ने उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आफत से भागकर जाए कहाँ। तुम बात बदल रहे हो, अभी मुझे अपना फोन दिखाओ। ये कहते हुए आतिफ ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और दूर कोने में एक सोफे पर जा बैठा। यार, मोबाइल वापस कर, ज़ुहान गुस्से से चिल्लाया, मगर आतिफ पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो व्हाट्सएप खोलने लगा क्योंकि वो लॉक जानता था। ज़ुहान ने अपना सर पकड़ लिया। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। वो खुशी से मोबाइल देखने लगा।
तभी वो उस लड़की के मैसेज को देखकर चौंक गया। अगर आपने मिलने के लिए हाँ नहीं करी तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। उस मैसेज के साथ एक फोटो भी आई जिसमें गोरी कलाई में हरी हरी चूड़ियां पहनी हुई थी। आतिफ तारीफ किए बिना रह न सका। यार, जिसका हाथ इतना खूबसूरत है वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। वो जुहान की तरफ मुंह करते हुए बोला और बगैर जुहान को बताए मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया। जुहान सर झटक कर रह गया। आतिफ हर लड़की को इसी नज़र से देखता था, लेकिन आज तक उसने अपनी हद पार नहीं की थी और ना ही किसी लड़की को इस्तेमाल किया था। क्या मैं आपको अपने फोटो भेजूं? शर्माने वाले इमोजी के साथ ये मैसेज मोबाइल की स्क्रीन पर चमकने लगा तो आतिफ को लगा जैसे उसका निशाना कामयाब हो चुका है, क्योंकि जब तक जुहान की शादी नहीं हो जाती उसकी भी नहीं हो सकती थी। हाँ, बहुत सारी फोटो भेजना और फिल्टर के बगैर। वो ये मैसेज कर कर मुस्कुराने लगा, जबकि जुहान उसकी हरकतें देखकर हैरान हुआ था। वो कुछ तो ऐसा कर रहा था जो उससे छुपा रहा था। आतिफ, मेरा मोबाइल वापस करो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। जुहान मग उठाकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आतिफ ने फौरन उसका मोबाइल उसको दे दिया। क्या किया है तुमने? मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जुहान चिल्लाते हुए बोला और फौरन से अपना मोबाइल चेक करने लगा। उस लड़की ने उसकी सोच से भी ज्यादा फोटोज भेजे थे। वो हैरान रह गया। फोटोज डाउनलोड हो चुके थे। वो जैसे ही उन फोटोज को डिलीट करने के लिए आगे बढ़ा तो हैरान रह गया। वो आम लड़की तो नहीं थी, कोई अप्सरा लग रही थी जो सीधा उसके दिल में जगह बना चुकी थी। आतिफ ने उसे इस तरह मुंह खोले देखा तो फौरन आगे बढ़ा और मोबाइल देखने लगा जिसमें मौजूद उस लड़की की फोटो। जहान ने उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया था। वो बस चुपचाप उस लड़की की फोटोज देखने लगा कि तभी आसिफ उनके केबिन में आया। वो दोनों बहुत देर से एक ही पोज में खड़े थे। आसिफ के ऑफिस में आने पर वो एकदम हड़बड़ा गए। जहान ने मोबाइल छुपाकर अपनी जेब में डाला जैसे वो कोई गुनाह कर रहा हो और उससे बचने की कोशिश कर रहा हो, और जबकि आतिफ तो ऐसे अनजान बन गया जैसे वो जुहान को नहीं जानता। सर, वो आपको अकमल शाह सर बुला रहे हैं। जब उसने हुक्म सुनाया और वहां से चला गया, और जबकि आतिफ उस लड़की के बारे में सोचने लगा, मगर जुहान को इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो इस लड़की के बारे में सोचना चाहता था। उसके चेहरे पर अलग ही मासूमियत थी। मैं चाहता हूँ मेरी फ्रेंड की बेटी से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अकमल शाह ने बेटे की बात जानने की कोशिश की तो वो हड़बड़ा गया। पापा जान, आपको इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे कुछ टाइम दीजिए, फिर उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगा। जुहान हड़बड़ाते हुए कहने लगा तो उन्होंने ना में सर हिला दिया। नहीं, तुम्हें अभी फैसला करना होगा। मेरी फ्रेंड की बेटी इतनी अच्छी है कि उसके जैसा लाइफ पार्टनर तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बेहतर यही होगा कि तुम हाँ कर दो, और मैं तो हाँ कर भी चुका हूँ। वो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर गड़ाते हुए बोले थे तो जुहान मुंह खोले बैठा रहा। पापा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप नाराज ना हो तो, वो झूठ बोलते हुए कहने लगा। अभी तो सिर्फ उसने इस लड़की की फोटोज ही देखी थी। पहले तो अकमल शाह को ये सब सुनकर यकीन नहीं आया, लेकिन जब जुहान ने उस लड़की की फोटो दिखाई तो वो हैरान रह गए। मुझे ऐतराज नहीं है, तुम लड़की के घर वालों से बात करो, वो नाराज से अंदाज में बोले थे और पलट गए थे। जुहान जल्दी से अपने केबिन में चला गया। मुझे इस लड़की का नंबर चाहिए, आतिफ अटक अटक कर बोला तो जुहान उसे घूरने लगा। इस लड़की का नहीं, भाभी का कहो, क्योंकि पापा मान चुके हैं और मैं इसी लड़की से शादी करने वाला हूँ। जुहान उसे भरोसा दिलाते हुए बोला था जैसे कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन आतिफ के चेहरे पर खामोशी छा गई। मगर वो खुद को कंपोस्ट करते हुए सीधा होकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल यूज करने के बाद ऑफिस से निकलता चला गया। जुहान कंधे उचकाकर रह गया। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। वो घबराते हुए मैसेज कर चुका था। अब उधर से मैसेज आने का इंतजार था, मगर 2 दिन गुजर गए, उधर से कोई जवाब नहीं आया था। जुहान बहुत परेशान हो गया। आजकल उसका ऑफिस में भी ध्यान नहीं था। वो खुद इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। 2 दिन पहले उस लड़की ने अपने फोटोज भेजे थे और उसी को देखकर वो पागल हो चुका था। हालांकि चैट्स डिलीट हो चुकी थी, वो लड़की अपनी फोटोज भी डिलीट कर गई थी, मगर वो फिर भी इन फोटोज के बारे में मगर वो फिर भी इन फोटोज को दिन में कई कई बार देखता था। अकमल शाह ने उसे खोया हुआ देखा तो फौरन अपने केबिन में बुलाया।
तो जहान परेशान सा होकर केबिन की तरफ बढ़ गया। आतिफ की 2 दिन से तबीयत खराब थी, वो ऑफिस नहीं आ रहा था। शायद यही वजह थी कि वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? इस लड़की के घर का एड्रेस पूछा। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तुम लोगों की एंगेजमेंट कर दूं और फिर उसके 1 महीने बाद तुम्हारी शादी। 31 साल का होने से पहले पहले मुझे तुम्हारी शादी करनी है और अब इसके बाद मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। वो गुस्से से बोले थे। जुहान सर झुकाए बैठा रहा। क्या हुआ? छोड़कर भाग गई क्या? अकमल शाह एकदम से बोले थे। जोहान ने शिकायती नजरों से अपने पापा को देखा और फिर सर झटक कर रह गया। वो वहां से चली ही तो गई थी। हालांकि उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि वो रहती कहाँ है, उसके पापा क्या करते हैं। वो बस उसके बारे में जल्द से जल्द जानना ही चाहता था, क्योंकि वो सच में उससे शादी के लिए तैयार हो चुका था। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन हैं। अगर तुम इस लड़की को नहीं मना पाए तो मैं तुम्हारी शादी अपनी फ्रेंड की बेटी से करवा दूंगा। जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोले और फाइल उलट पलट कर देखने लगे, जबकि जुहान बहुत गुस्से में गाड़ी में बैठा और एक दोस्त को नंबर भेज दिया ताकि वो इस लड़की की सारी डिटेल्स निकलवा सके। उसके दोस्त ने सारी डिटेल्स भी भेज दी थी, यहाँ तक कि इस नंबर की करंट लोकेशन भी। वो हैरान हुआ, बल्कि जी मॉल के सामने वो खड़ा था, उस नंबर की करंट लोकेशन भी वहीं की थी। जो पुरजोश सा होकर इस शॉपिंग मॉल में चल दिया और इस करंट लोकेशन के पीछे पीछे चलने लगा। वो इतना बौखलाया हुआ था कि कई लोगों ने उसे पलट पलट कर देखा था, मगर उसे होश कहाँ था। लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थी, मगर वो एक लड़की की लोकेशन के पीछे उसको ढूंढने में बिजी था। उसे किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही थी। वो बस इस लड़की तक पहुंचना चाहता था। कितने दिन हो गए थे वो इस लड़की को रियल में देखने के लिए बेताब हो रहा था, वरना तो वो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। फिर अचानक गायब हो गई। वो फूड एरिया की तरफ आया, क्योंकि लोकेशन वहीं की दिखाई दे रही थी। वो लंबे लंबे सांसें लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। तभी आखिरी की टेबल पर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। उनकी तरफ लोकेशन दिखाई देने लगी तो वो हल्के हल्के चलते हुए खुद को संभालने लगा, क्योंकि वो यहाँ तक तो आ गया था, मगर उसे अब खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करेगा। कुछ दिनों में ही वो लड़की उसके दिमाग पर सवार हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, वो अपने हाथ पॉकेट में डालता हुआ बोला था, तो दोनों लड़कियों ने उसकी तरफ देखा। वो सामने टेबल पर ही बैठी थी, मगर सर झुका हुआ था। दूसरी लड़की ने काफी गौर से उसे देखा था। वो दूसरी लड़की को गौर से देखने लगा, जो अबाया पहने हिजाब के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि वो लड़की उसे पसंद करती थी और पहले ही बता चुकी थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो इस लड़की के बारे में गलत सोचे। या सोचते हुए वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। जुहान के गाल पर डिंपल दिखने लगे थे, मगर वो लड़की फौरन से पहले अपनी नजरें झुका गई थी। जी, क्या काम है आपको? वो दूसरी लड़की बोली तो जुहान को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो उससे सुनना चाहता था। मुझे इनसे बात करनी है। ये सुनकर लुबना की फ्रेंड उसे छेड़ने लगी। लुबना उसे घूर कर रह गई, जबकि जुहान उसे बराबर मुस्कुराकर देख रहा था। जी बोलिए, क्या बात करनी है? वो धीमी आवाज में बोली थी। जुहान उसके इस अंदाज पर फिदा हो गया। वो कितनी प्यारी थी, ऊपर से इसकी बात करने का अंदाज। वो अपनी किस्मत पर बहुत खुश हो रहा था। तुम मुझे पहचान तो गई होंगी, वो एक अदा से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला था। तो लुबना हैरान होकर अपनी फ्रेंड की तरफ देखा। उसकी फ्रेंड ने कंधे झुका दिए, जबकि लोग न उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। सॉरी भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती। वो ये बोली तो जहान उसे गुस्से से घूरता रह गया। वो गलत बोल रही थी और जुहान को गलत बोलने वालों से सख्त नफरत थी। ये चैट्स देख रही हैं आप, ये नंबर आपका ही है और ये फोटोज। वो मोबाइल उसके सामने टेबल पर रखता हुआ बोला। लुबना पहले तो फोन को घूरती रही, फिर खड़ी हुई। आपको कोई गलतफहमी हुई है, गुस्से से चीखते हुए कहने लगी। वहां पर मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे, तो लुबना ने सबकी तरफ गुस्से से देखा और जुहान भी उन सबको गुस्से से देखने लगा, जैसे उनसे कह रहा हो कि अपने काम से काम रखो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब तक तो तुम मुझसे बार बार मोहब्बत का इजहार कर रही थी, मेरे बगैर करने को भी तैयार हो गई थी, और अब ये सब ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली निकलवा कर लाया हूँ। जुहान कुछ पेपर्स निकालते हुए गुस्से से उसकी तरफ रखे तो वो सहम गई। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ थामकर खींच कर ले जाने ही लगा था, जब लुबना
पूरी ताकत से उसका हाथ झटकते हुए दूर हुई और एक जोरदार थप्पड़ जोहान के मुंह पर दे मारा। आगे से मेरा हाथ पकड़ने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, समझे आप? बदतमीजी से कहती हुई वो वहां से चली गई कि तभी जोहान भी वहां की हर चीज गुस्से से फेंकता हुआ निकलता चला गया। वो इस मॉल में कितना खुश होकर आया था और अब लोग उस पर हंस रहे थे। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। इस वक्त गुस्से से वो लाल हो रहा था। उसको बस वो लड़की चाहिए थी हर हाल में, मगर वो इसे इतनी आसानी से अपना नहीं बनाना चाहता था। वो इसे सबक सिखाना चाहता था। मुझे इस लड़की का एड्रेस भिजवाओ अभी इसी वक्त। वो गुस्से से दहाड़ा और गाड़ी में आकर बैठ गया। यार, ये आदिल खान की भांजी है। उसका दोस्त उसको हैरान होते हुए बोला तो जोहान उसे घूरने लगा। जोहान के कहने पर उसका फ्रेंड उसको बताने लगा, ये आदिल खान कौन है? जोहान हैरान होते हुए पूछने लगा, क्योंकि ये नाम लेते हुए उसकी फ्रेंड की जबान भी ऐसे लड़खड़ा रही थी जैसे वो बहुत बड़ा आदमी हो। यार, ये हमारे शहर के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। किसी बहुत बड़े जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक है। अपने फ्रेंड से ये सुनने पर जोहान कंधे उचकाकर रह गया। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए कॉफी का सिप लेने लगा तो जोहान के फ्रेंड ने उसे गुस्से से घूरा और कहने लगा, बहुत स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड है। आदिल खान के वालिद सियासत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो इसे डरते हुए बोला तो जोहान ने उसे घूरा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये कहते हुए पास में रखे कागज उठाकर चला गया। जोहान का फ्रेंड उसे घूरता रहा और जोहान अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और अपने पापा अकमल शाह को कॉल करने लगा। पापा जी, तैयार हो जाइए, आज मैं आपकी बहू से मिलवाने ले चलता हूँ। जोहान होठ चबाते हुए बोला तो उसके पापा को लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। वो पहले हैरान हुए और फिर थोड़ा सा परेशान होकर कॉल कट कर दी। आधे घंटे बाद वो जोहान की जबरदस्ती करने पर ऑफिस से निकलकर उसके साथ गाड़ी में बैठे थे। उनके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। ये कौन सा गुंडों वाला तरीका तुमने अपना लिया है जोहान? अपने बाप को कौन इस तरह लेकर जाता है? अकमल शाह ने उसके साथ चलने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। मगर जोहान उन्हें जबरदस्ती खींचकर ले आया था। आपको अपनी बहू से मिलने का बहुत शौक था ना, अब मैं उसी से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। जोहान मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला था तो अकमल शाह खामोश और सीरियस होकर बैठ गए। अब जो होना था हो चुका था। मीटिंग उन्होंने कैंसिल कर दी थी। वो जैसे ही आदिल खान के बंगले पर पहुंचे तो गार्ड पहले तो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था, मगर फिर आदिल खान खुद वहीं तक चले आए और उन्हें अंदर बुलाकर गेस्ट रूम में ले गए। थोड़ी देर बाद नौकरानी चाय और थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान भी ले आई थी। मैंने आपका बहुत नाम सुन रखा है और आखिरकार आज आपसे मुलाकात भी हो गई। ये कहते हुए अकमल शाह मुस्कुराने लगे। दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आधा घंटा इधर उधर की बातें करने के बाद आखिरकार अकमल शाह कहने लगे। उनका बेटा जुहान बात करने के लिए उतावला हुए जा रहा था। जी जी, खुलकर बोलिए, बात शुरू करिए, अपना ही घर समझे इसे। आदिल खान उन्हें कंफर्टेबल करते हुए कहने लगे। शहर के दो बड़े बिजनेसमैन उनके सामने बैठे थे। दरअसल वो मुझे लुबना बेटी के बारे में कुछ बात करनी थी। अकमल शाह जी जागते हुए बोले तो आदिल खान भी सीरियस हो गए। वो ये मेरा बेटा जुहान और लुबना बेटी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाए, फिर 1 महीने बाद शादी भी कर लेंगे। वो बड़ी आराम से ये कह रहे थे, मगर शायद अल्फाज उनकी जबान से फिसलते हुए जा रहे थे, जैसे वो कुछ गलत कह गए हों, क्योंकि आदिल खान गुस्से से खड़े हो गए थे। ये क्या कह रहे हैं आप अकमल शाह? हमारे घर की बेटियां इतनी बेशर्म नहीं। वो बात अधूरी ही छोड़ गए थे और गुस्से से झटपटाकर रह गए थे। तो अकमल शाह ने अपने बेटे जुहान को घूरकर देखा था। वो आदमी कैसे इन्हें झुठला सकता था, जब उनका बेटा खुद उन्हें यहाँ रिश्ते के लिए लाया था। और अगर लड़की से बात कर रहा था तो उस लड़की ने घर में भी जरूर बताया होगा, मगर यहाँ तो मामला ही पलट गया था। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। पहली बात, हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती, और दूसरी बात, मुझे अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो अपनी हद पार नहीं कर सकती। आदिल खान गुस्से से बोले तो अकमल शाह गुस्से से उठ खड़े हुए और कहने लगे, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। क्या पता बच्ची आपको बताने से डर रही हो। उसे यहीं बुलाइए, बात क्लियर कर लेते हैं। अकमल शाह की बात सुनकर जुहान भी सीधा होकर बैठ गया था। आदिल खान गुस्से से उन्हें घूर रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए वो घर पर मिल गए थे, वरना वो ज्यादातर
घर से बाहर रहते थे। जाओ, जाकर जल्दी से लुबना को बुलाकर लाओ, वो अपनी नौकरानी से कहते हुए दहाड़े तो जहान उन्हें घूरता रह गया। अकमल शाह का बस नहीं चल रहा था कि बेटों को खूब बातें सुनवाए। जी मामू जान, आपने बुलाया मुझे। वो सर पर दुपट्टा पहने गेस्ट रूम में आई। उसकी नज़र ज़ुहान पर नहीं पड़ी थी। वो आदिल खान को गुस्से में देखकर घबरा गई थी। मामू जान, सब कुछ ठीक तो है? वो उन्हें परेशान देखकर परेशान होते हुए पूछने लगी। अपने मामू की तरफ देखते हुए अचानक उसकी नज़र अकमल शाह और उनके बेटे ज़ुहान शाह पर पड़ी, तो वो मुंह खोले उन्हें देखती रह गई। क्या तुम इन्हें जानती हो? वो गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों से खून झलक रहा था, जबकि अल्फाज जहर उगल रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि भांजे का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें। वो ऐसी हरकत कर कैसे सकती थी? मामू जान, मेरा भरोसा करें, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं इन लोगों को पहली बार आपके सामने देख रही हूँ। वो ये बोली तो जुहान ने अपना मोबाइल निकालकर चैट आदिल खान के सामने रख दी। वो बातें पढ़कर आदिल खान का दिमाग घूम गया। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे इस लड़की का कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आएगा। वो नंबर देख चुके थे, इसलिए उन लोगों से माफ़ी मांग रहे थे। और जुहान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट उभर आई थी। लुबना सफाइयाँ देती रह गई और आदिल खान पलटकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार चुके थे। जुहान को बुरा लगा, मगर ये लड़की यही डिजर्व करती है। उसके मामू ने तो उसे थप्पड़ मारा था, वो भी सबके सामने। आदिल खान थप्पड़ मारकर चीखे थे, दफा हो जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। वो दहाड़कर नौकरानी को उसे यहाँ से ले जाने का कहा और इन दोनों से माफी मांगने लगे। अकमल शाह ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि आदिल खान ने उनकी एक बात नहीं सुनी। जुहान हाथ मसलता रहा और दिल ही दिल में सोच लिया कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए। जुहान अपने ऑफिस में बैठा आसिफ से कह रहा था। आतिफ ने हैरान होकर जुहान की तरफ देखा, किसकी बात हो रही है? आतिफ पूछने लगा। जुहान ने हैरत से आतिफ की तरफ देखा। यार, तुम्हारी तबीयत खराब थी, इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाई, और इन दिनों ऑफिस में वर्क भी बहुत ज्यादा था, इस वजह से, और मैं तुम्हें नहीं बता सका। जुहान हाथ मसलते हुए बोला तो आतिफ सीधा होकर बैठ गया। न जाने वो कौन सा धमाका करने वाला था। वो दरअसल मैं लुबना के घर रिश्ता लेकर गया था, मगर यार, उसने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो उदास होते हुए बताने लगा तो आतिफ की हंसी छूट गई। ये लुबना वही लड़की है क्या? वो मुस्कुराते हुए बोला। जुहान ने घूरकर उसे देखा। आतिफ कुछ तो छुपा रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जुहान के गुस्से से डरते हुए वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। सच्ची बात है यार, अगर वो ऐसा करेगी तो मैं भी उसके लिए टेढ़ा तरीका अपनाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। वो खुद ही फैसला करते हुए बोल रहा था। आतिफ को यकीन ही नहीं आया कि ये सब जुहान बोल रहा है। कहाँ औरतों से एलर्जिक इंसान, उनसे इतना दूर रहने वाला, और कहाँ आपको एक लड़की के पीछे पागल हो चुका और कहाँ अब वो एक लड़की के पीछे पागल हो चुका है। अच्छा, तो तुम अब क्या करने वाले हो? आतिफ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो आग दबाकर रह गया। आतिफ उसके अंदाज पर ठिठक कर रह गया। तुम बस अब देखते जाओ। जुहान ने ये कहते हुए आसिफ को कॉल लगाई। मैं ले आया हूँ इसे। वो कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग बैकग्राउंड रखती है। तुम ज्यादा देर तक इस लड़की को अपने पास नहीं रख पाओगे। बेहतर यही है कि तुम ये जिद छोड़ दो यार, वरना बेकार में परेशानी में फंस जाओगे। आसिफ जुहान को उस लड़की को छोड़ने के लिए समझा रहा था, मगर जुहान ने ना में सर हिलाते हुए खुशी खुशी ऑफिस से निकलता चला गया। आतिफ ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर जुहान ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो वहां से निकलता चला गया। वो अपने फार्म हाउस पर आया। वो लड़की उसके बेडरूम में बेड पर ही लेटी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके पास आते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। वो कितनी प्यारी थी, मगर हिम्मत वाली भी बहुत थी। तभी तो इतने लोगों के बीच उसको थप्पड़ मारा था। जुहान अपना गाल सहलाने लगा, जैसे अभी अभी उसने उसको थप्पड़ मारा हो। उसने चाहे कितनी ही ताकत से थप्पड़ क्यों ना मारा हो, लेकिन जुहान के लिए वो किसी फूल से कम नहीं था। जुहान अभी भी उसको बैठा उसको देखने में ही बिजी था, जब अचानक उठी और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसे पकड़ने के लिए जुहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाने लगी, मगर उसकी ताकत जुहान के सामने फीकी पड़ गई। वो लुबना को अपनी मजबूत बाहों के शिकंजे में लिए बैठा रहा। आधा घंटा है तुम्हारे पास, खुद को इस निकाह के लिए तैयार कर लो, वरना
ज़ोहान लुब्ना के कान में फुसफुसाते हुए कह रहा था, तो वो डर भरी आंखों से उसे घूरने लगी। ऐसा नहीं होगा, जहां से मुझे उठाकर लाए हो वहीं छोड़ आओ। अभी तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो। लुब्ना चिल्ला रही थी, मगर ज़ोहान आंखों में चाहत लिए उसे घूरे जा रहा था। मेरी जान, तुम तो मुझसे भी ज्यादा उतावली लग रही हो मुझे। लुब्ना के उसके हाथ पर काटने की वजह से ज़ोहान मुस्कुराते हुए बोला था। वो उसे घूरती रह गई। ज़ोहान गंभीर लहजे में बोला, सीधी तरह मान जाओ, वरना मैं इससे भी बुरा तरीका आजमाऊंगा। तो फिर तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें होंगी। ये सुनकर लुब्ना गुस्से से उसे घूरती रह गई। तुम मुझे मेरे घर वालों की नज़रों में गिराना चाहते हो। आखिर क्या कर रहे हो तुम ये सब? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? लुब्ना बोलने पर आई तो सवाल ही करती चली गई। जोहान ने उसे सर से पांव तक देखा। पहले वो लड़की खुद उसे अपनी तरफ बुला चुकी थी और अब उसे दूर भगा रही थी। जोहान हकीकत से अनजान था, इसलिए ये सब कर बैठा था। अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो हो सकता था वो लुब्ना को छोड़ देता या दबाव ना करता, या फिर कम से कम आदिल खान के सामने वो मैसेज खोलकर नहीं रखता मोबाइल पर। अकमल शाह की कॉल आने की वजह से सोहान कमरे से बाहर निकलता चला गया। गार्ड्स बाहर पहरा देने लगे, जबकि लुब्ना रोते हुए बेड से टेक लगाकर बैठ गई। ना तो वो ठीक से खाना खा रही थी, न किसी का कहना मान रही थी। थोड़े से भी नौकर चाकर इधर उधर होते तो वो भागने की कोशिश करने लग जाती या अपनी कलाई काटने की धमकी देती। नौकर लुब्ना से परेशान हो गए थे और इसने गार्ड्स के भी नाक में दम कर दिया था। वहां खड़े सभी नौकर उससे बहुत परेशान थे और इसी परेशानी की वजह से जोहान वापस लौट आया। वो दुनिया वालों को खुद पर शक करने नहीं दे सकता था, मगर लुब्ना की हरकतें ऐसी थी, उसे वापस आना ही पड़ा। मुझे जाने दे, क्यों पकड़ रखा है मुझे? यहाँ लुब्ना चिल्लाते हुए जोहान को धक्का देने लगी, जो पिछले कई देर से इस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। वो कमजोर थी, मगर फिर भी इस इंसान को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। उसने कहा, खामोश रहो और ये सब करना बंद करो। इस सब के लिए भी तुमने मुझे तरसाया है। जोहान दहाड़ते हुए बोला तो लुब्ना काँप कर रह गई। लुब्ना ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जोहान शायद किसी गलत फहमी का शिकार था। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। लुब्ना हांफते हुए चिल्लाई। उसकी सांस घुल चुकी थी, दिल की धड़कन तेज थी। कमरे में अजीब सा माहौल बना हुआ था। वो दो वजूद एक दूसरे के करीब थे। निकाह के लिए नहीं मानोगी तो ये सब करूंगा ही मैं। जुहान लुब्ना को संभालने की कोशिश में हलकान होता हुआ बोला। हालांकि उसका वजन ज्यादा नहीं था, मगर वह अपनी हरकतों की वजह से जुहान को गुस्सा दिला चुकी थी। ठीक है, मैंने कहा, मैं मान जाऊंगी, मगर तुम इस निकाह के बारे में किसी को नहीं बताओगे, समझे? वो जुहान की शिद्दतों से बेहाल होते हुए बोली। वो ये कैसे कर सकता था? लुब्ना को जुहान के पास आने से भी घिन हो रही थी, क्योंकि लुब्ना पर्दा करती थी और ये सब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मजबूरन लुब्ना को कहना पड़ा कि मैं मान गई। आधे घंटे के अंदर निकाह भी हो गया था, मगर लुब्ना उसे जीतने कैसे दे सकती थी? वो फौरन से पहले बालकनी में आई और तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। जुहान घबराया और लुब्ना की तरफ बढ़ा, उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा, मगर रास्ते में ही उसके दिल की धड़कन बंद होने की वजह से वो दहाड़ते हुए रोने लगा। ड्राइवर घबराया हुआ था। वो तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसे ट्रैफिक तक होश नहीं था। आधे घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उसने इन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली थी। वो इस दुनिया में नहीं रही थी। आतिफ अपने दोस्त को रोता हुआ देखकर बहुत परेशान था। जुहान बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। डॉक्टर ने इस लड़की के मुंह पर सफेद चादर डाल दी थी, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि वो जिंदा है। जुहान के बार बार कहने पर डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला वो कोमा में जा चुकी है। वो रोता बिलखता रहा। अकमल शाह भी अपने बेटे की यह हालत देखकर घबरा गए। आदिल खान को बताया गया, मगर किसी को इस बात की खबर भी दी गई कि इसके पीछे जुहान शाह का हाथ है। ड्राइवर ने भी यही बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये सब करने के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। तुम चाहकर भी मुझसे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकती थी, समझी तुम? सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। वो अभी तक सो रहा था। लुब्ना खुद को जुहान की बाहों से आजाद करते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जुहान ड्राइंग रूम में आया तो अकमल शाह को देखकर रुक गया। ये क्या किया तुमने जुहान? गुस्से से दहाड़ की जमीन भी कांप गई थी। पापा जान,
मुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो 2 महीने मुझसे बात करती रही और आपको क्या लगता है मैं इतना बगैरत हूँ कि किसी और के लिए छोड़ देता उसे? आपने चैट्स देखी थी, लड़की भी यही थी और नंबर भी वही था। जोहान बदतमीजी से बोला था। उसके पापा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अगर तुम लड़की को इज्जत से ब्याह कर लाते तो मैं समझ जाता कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। इस तरह इसकी इज्जत खराब कर कर इसके घर वालों को परेशान करके तुम्हें क्या मिला? जोहान, ये मेरी परवरिश नहीं है। तुम्हारी माँ के बाद मैंने जिस तरह तुम्हें पाला है, मैं सोच भी नहीं सकता तुम ऐसा करोगे। वो गुस्से से दहाड़ रहे थे। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि लुबना को भी साफ जा रही थी। पापा, मैं इसके घर गया था ना, मगर इसके मामू ने हमें बेइज्जत कर कर घर से निकाल दिया था ना। इस लड़की से भी बात करने गया था, मगर उसने भी सारे बाजार मुझे थप्पड़ मारा, तो मैं क्या करता? इस लड़की के अलावा मैं किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। और अब वो आदिल खान की भांजी नहीं, मेरी इज्जत है, क्योंकि 2 साल पहले हमारा निकाह हो चुका है। जोहान ऊंची आवाज में बोला तो अकमल शाह उसे घूरते रह गए। उन्हें आज तक ये बात पता भी नहीं चली थी, मगर अब पता चली तो यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या जवाब दोगे इसके घर वालों को? पुलिस कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है। वो बोले ही थे। जोहान सोच में पड़ गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है पापा। पापा, मैं ईजी अंकल से बात करता हूँ, वो मामला संभाल लेंगे। और आप जाकर आदिल खान से बात कर लेना, शादी का फंक्शन रख लेना, सबको पता लग जाएगा, ये बात भी दब जाएगी। जोहान ऐसे रिलैक्स होकर बोला जैसे कोई बड़ी बात ना हो। वो कहेगा और सब हो जाएगा। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो जोहान। वो सोफे पर बैठते हुए अपना सर पकड़कर बोले। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। नौकरानी फौरन दवाइयाँ और दूसरा सामान ले आई। दवाई खाने के बाद वो सुकून से होकर बैठ गए। ठीक है, मैं आदिल खान से बात करता हूँ, तुम जानते हो, लेकिन पिछली जिंदगी में हमारी उनसे बोलचाल कुछ ठीक नहीं। वो बेटे की तरफ देखते हुए बोले थे, जो बहुत खुश हो रहा था। वो अपने माँ के मरने के बाद पहली बार इस तरह मुस्कुरा रहा था। शायद वो इसलिए भी चुप हो गए थे। आप जानते हैं कि अंकल को किस तरह से हैंडल करना है। मुझे पता नहीं था वो अंकल की बेटी है। जब से पता चला है, लुबना मुझे और भी प्यारी हो गई है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये कहते हुए वो उठकर चले गए। जोहान भी उनके पीछे चला गया। उसको ऑफिस जाना था। लुबना ये शोर सुनकर नीचे आई थी। चकराते हुए सर के साथ सीढ़ियों पर बैठ गई। उसको चक्कर आ रहे थे। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। साहब ने डॉक्टर के कहने पर ही आपके लिए खाना बनाया है। नौकरानी खाना लेकर लुबना को देते हुए बोली, आप कमरे में चलिए। लुबना इन सबको कबूल कर चुकी थी, मगर वो डर रही थी कि उसके घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। उसकी माँ ने अपनी पसंद की शादी की थी और फिर तलाक भी हो गई थी। इस वजह से वो अपने मामू के घर रहती थी। माँ ने तो दूसरी शादी कर ली थी, मगर बाप के प्यार से वो हमेशा खाली रही थी। लुबना अपने कमरे में जाकर सो गई। आदिल खान और अकमल शाह में पहले ही बहुत बड़ी जंग हो चुकी थी। वो दोनों एक ही औरत को पसंद करते थे, मगर वो अकमल शाह को पसंद करती थी, तो उनकी शादी कर दी गई और आदिल खान हाथ मलते रह गए। दोनों दोस्त एक औरत की वजह से अलग हो गए। एक ऐसी बात, अकमल शाह आदिल खान के ऑफिस में दाखिल हुए। आदिल खान काम कर रहे थे। आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो बिना ऊपर देखे बोले तो वो शर्मिंदा होकर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, बहुत सालों पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ो। आज मैं तुम्हारे सामने एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ। विनती करता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे, और मना किया भी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अकमल शाह दोस्ती जताते हुए बोले तो आदिल खान मुस्कुराकर रह गए। उनका दोस्त आया भी तो 25 साल बाद, वो उसे इनकार नहीं कर सकते थे। बताओ, क्या मांगने आए हो? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी सरदार खानदान से नहीं, किसी भिखारी के खानदान से है। वो मजाक करते हुए कहने लगे। दोनों मुस्कुराने लगे। अकमल शाह ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात उनको सुना दी, तो वो सर पकड़कर बैठ गए और बोले, चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए और पुराने गिले शिकवे एक दूसरे से करने लगे। शादी का फैसला करने के बाद अकमल शाह वहां से निकले। वो अपने बेटे जुहान शाह को खुश देखना चाहते थे। बस उन्होंने उसकी मरी हुई माँ से वादा किया था, और वो उस वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पापा, क्या कहा अंकल ने?
जैसे ही अकमल शाह ऑफिस में आए, जोहान परेशान सा होकर उनके सामने खड़े होकर पूछने लगा, जबकि अकमल शाह उसे तंग करते हुए चुपचाप से मायूसी सा मुंह बनाकर खड़े हो गए और अपने केबिन में चले आए। जोहान पीछे पीछे आते हुए पूछ रहा था, पापा, पापा जी बताइए तो, क्या कहा अंकल ने? आप सच में बहुत बुरे हैं। वो अपने पापा के तंग करने के अंदाज के ऊपर बोला था। वो मुस्कुराते हुए बोले, अगले महीने की 20 तारीख को रिसेप्शन है और उसके आगे के फंक्शन तुम डिसाइड कर लेना। अकमल शाह बोले तो जोहान शाह मुस्कुराते हुए उनके गले लग गया, तो अकमल शाह मुस्कुराते हुए उसे अपने ऑफिस में ले आए, जहां आतिफ पहले से ही बैठा था। वो खड़ा हुआ और जोहान शाह को मुबारकबाद देने लगा कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे अगले महीने की 20 तारीख को रिसेप्शन है। अकमल शाह के ऑफिस से जाते ही आतिफ सीरियस होकर बोला, यार मैंने उसी से बात की थी, मुझे उसी ने बताया है ये। तो जोहान को हैरत हुई, वो कभी इतना सीरियस होकर बात नहीं करता था। दरअसल बात यह है कि भाभी जी हॉस्टल में रहती थी, वहीं पर उनकी एक दोस्त भी पढ़ती थी। वो दरअसल अटकते बोलते हुए आतिफ रुक गया। फिर जोहान कहने लगा, यार बता भी दो मुझे, परेशानी हो रही है। आतिफ जैसे उसको जानबूझकर परेशान कर रहा था, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये समझ लो उनकी वो फ्रेंड उनसे बहुत चिढ़ती थी या जेलिस होती थी। उसने भाभी का मोबाइल चुपके से लेकर तुम्हें वो मैसेज किए थे, ऐसे ही रैंडम, मगर तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रहता था तो मैं रिप्लाई दे दिया करता था। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। उसने कभी फोटोज भी नहीं भेजे थे। तो भाभी की वो दोस्त आई थी कि भाभी के घर का पता लग जाए और घर पर थोड़े जैसा होता वो लोग ओवर रिएक्ट करें और भाभी को डांट पड़े, या फिर वो लोग उसको घर से निकाल दें, क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो लड़का ना भाभी की वजह से उसकी जिंदगी से जा चुका था। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना जोहान? जोहान ये सुनकर सर झटक कर रह गया। यार ये पुरानी बातें छोड़ो, कोई नई बात करो। मैं कोई भी पुरानी बातें नहीं करना चाहता, जोहान टालते हुए उसे बोला। तो आतिफ हैरानी से उसे देखने लगा। अब वो लड़की मुझे मैसेज कर रही है और कह रही है भाभी से बात करवाओ ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं। कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़की की मेरी बीवी से बात करवाने की, उसे फौरन ब्लॉक कर दो। ये कहते हुए जोहान फौरन फाइल को देखने लगा, जबकि आतिफ उसकी बात मानते हुए उस लड़की को ब्लॉक कर गया। शाम होते ही जोहान आतिफ से कहता हुआ ऑफिस से निकला। उसे लुबना की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वो सारा दिन कैसे रही होगी, उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। घर आकर देखा तो लुबना जाग रही थी। उसको जागता हुआ पाकर जोहान उसके पास कुर्सी रखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो सीधी होकर बैठ गई। उसकी इस फर्माबरदारी पर जोहान को झटका लगा था। वो दरअसल, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुम्हारी दोस्त ने किया है, मगर मैं तुम्हारे साथ लॉयल हो चुका था। उसने मुझे तुम्हारी फोटोज दिखाए थे। जोहान ने ये कहा तो वो सर झुकाए बैठी रही और फिर बोली, आपने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहा हूँ, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो रोते हुए बोली थी। तो जोहान ने आगे बढ़कर लुबना को अपने सीने से लगा लिया। वो और ज्यादा रोने लगी थी। तुम रो मत लुबना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो लड़की सब कुछ सच बताने के लिए तैयार है और मेरी भी तो गलती नहीं है। मैं भी मजबूर था। तुम्हारे मामू ने इस तरह बेइज्जत करके हमें घर से निकाल दिया था, इसलिए मुझे ये लगा कि यही करना ठीक होगा। और वो तुम्हारे मामू तुम्हारी शादी तुम्हारे फुप्पो के लड़के से करवा रहे थे और वो मुझे जहर लगता था। ये बात करते हुए वो मुंह बनाकर बोला। तो जुहान के इस तरह मुस्कुराने पर लुबना अंदर ही अंदर मुस्कुराई, मगर जुहान को खबर नहीं होने दी कि वो मुस्कुरा रही है। तो अब क्या चाहते हैं आप? लुबना पूछने लगी तो उसने कहा, पापा ने अंकल से शादी के लिए बात कर ली है और अगले महीने बाकायदा हमारी शादी के फंक्शन रख दिए गए हैं और सब लोग राजी हो चुके हैं। तुम राजी हो तो हम ये शादी करेंगे, वरना नहीं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी गुजारने का वैसे ही हक है जिस तरह मुझे है। जोहान सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए कह रहा था, तो लुबना भी मान चुकी थी। वो कहने लगी, निकाह तो हो ही चुका है, मुझे कोई एतराज नहीं है इस शादी से। तो जोहान ने खुश होकर उसे अपने सीने से लगाया और उसे कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा लुबना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।